सवाल ये आता है इसके बाद में कि आज की एक चर्चा ये हो रही है कि जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा या पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि कई केंद्रीय मंत्रियों को या सांसदों को कहा गया कि आप विधानसभा के चुनाव लड़िए। उसी तरीके से रिवर्स में महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, उसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं कि उन्हें कहा जाएगा कि आप लोकसभा के चुनाव लड़िए। आपका भी नाम उसमें लिया जा रहा है कि बड़े फेसेस हमको दिल्ली में चाहिए, नए फेसेस हमको दिल्ली में चाहिए। आपकी बात पहले भी हो रही थी कि आपको शायद दिल्ली में बुलाया जाएगा, आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में कई लोग ये इच्छा व्यक्त कर भी चुके हैं। क्या आप दिल्ली जाने के लिए उत्सुक हैं आज की स्थिति में, या आपका कार्यक्षेत्र आपको लगता है कि महाराष्ट्र होना चाहिए? आप कहां खुश रहेंगे सबसे ज्यादा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्टी जिस दिन कहेगी दिल्ली आना है, दिल्ली आऊंगा। जिस दिन कहेगी मुंबई रहना है, मुंबई रहूंगा। जिस दिन कहेगी तुम्हारी आवश्यकता नहीं नागपुर चले जाओ, उस दिन नागपुर चला जाऊंगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी मेरे बारे में तय करती है, मैं तय करता नहीं हूं। इसलिए मेरी उत्सुकता का कोई विषय नहीं है। लेकिन ये जो पतंगबाजी चलती है कि इनको कहा गया है, उनको कहा गया है, उनको कहा गया है, ये पतंगबाजी में कोई उसमें सच्चाई नहीं है। किसी को कहा नहीं गया है, कहा जाने का सवाल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, देखिए, अल्टीमेटली चीजें पॉलिटिकल रियलिटी से ड्राइव होती है। और पॉलिटिकल रियलिटी क्या है? तो मेरी पार्टी ने महाराष्ट्र के लिए मेरी लीडरशिप को कल्टीवेट किया। तो उन्होंने कल्टीवेट किया, इसलिए आज मैं महाराष्ट्र का लीडर हूं। तो जिस दिन उनको लगेगा कि कोई दूसरा लीडर कल्टीवेट करना है, तो दूसरा लीडर कल्टीवेट होगा। जब तक दूसरा लीडर वो कल्टीवेट नहीं करेंगे, तब तक मैं लीडर हूं। और आज मैं जिस प्रकार की पॉलिटिकल रियलिटी को समझता हूं और मेरी पार्टी की वर्किंग को मैं जितना समझता हूं, मुझे लगता नहीं है कि अभी मुझे दिल्ली बुलाया जाएगा। महाराष्ट्र में मैं काम करूंगा, महाराष्ट्र का ही काम मुझे दिया जाएगा और महाराष्ट्र में मैं सरकार वापस लाऊंगा। सर, कोalition का सबसे बड़ा फ्लिप साइड यह होता है कि आप जैसे नेता की जिसने महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार चलाई कि जिसमें आपको निर्णय लेने के लिए दिल्ली जाना नहीं पड़ता था, आप कोई भी फैसला मुंबई में बैठकर कर सकते थे। आज की स्थिति में वो चीज बदल गई है। आपके तरफ से आप कौन सा गवर्नमेंट प्रेफर करेंगे, जिस तरीके से आपने 14 से 19 में चलाया या जिस तरीके से आज की स्थिति में सरकार चल रही है? आज हम देखते हैं कि जो एमवीए सरकार में भी था या किसी भी कोalition सरकार में होता है कि खींचतान काफी होती है एक दूसरे के बीच में। कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर हर कोई अपने आप को दावेदार के तौर पर साबित करना चाहता है। आज की स्थिति में महाराष्ट्र में कम से कम 6 लोग हैं अलग अलग पार्टियों की जो कहते हैं कि हमारी पार्टी से चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप सरकार चलाना कितना डिफिकल्टी होगा? पॉलिटिक्स में प्रेफरेंस का सवाल नहीं होता है, मैंडेट का सवाल होता है। प्रेफरेंस तो आपका कुछ भी हो सकता है। प्रेफरेंस तो ये हो सकता है कि 288 में से 288 सीटें हमारी आ जाए और सब हमारा ही बने, लेकिन मैंडेट का सवाल होता है। और पॉलिटिकल रियलिटी उस समय की जो होती है उसके अनुसार निर्णय होते हैं। सर, इसी के वजह से तो 2014 में बीजेपी का फैसला था कि हमें अकेले लड़ना है, क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं लड़ोगे तब तक आपकी पार्टी की सीटें पूर्ण बहुमत की तरफ नहीं जा सकती। नहीं, आप कोalition में लड़ेंगे तो आप कोalition में अटक जाओ। मैं आपको वापस बताना चाहता हूं, 2014 का चुनाव भी शिवसेना के साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन फैसला एक चीज पर अटका था। हम उनको कह रहे थे आप 147 लड़िए, हम 127 लड़ेंगे, बची हुई सीटें अपने दोस्तों को देंगे। उनका कहना था हम 151 से नीचे एक भी सीट नहीं लेंगे। 4 सीटों के लिए शिवसेना ने उस समय हमारे साथ का अलायंस तोड़ा। उन्होंने तोड़ा तो हमको मौका मिला, तो हमारी क्षमता लोगों को पता चली और हमको भी पता चली। आज की तारीख में भी आपकी उतनी क्षमता है महाराष्ट्र में। तो आज की स्थिति में जब तीसरे पार्टनर के साथ आप चुनाव लड़ोगे तो आपकी वो क्षमता नहीं रहेगी पूर्ण बहुमत से सत्ता लाने की। देखिए, ऐसा है, हम लोग अपने पार्टनर को डिच नहीं करते, हम विश्वासघात नहीं करते। कोई पार्टनर हमारे साथ करे तो उसका जैसा जवाब चाहिए वैसा जवाब हम देते हैं, लेकिन जो पार्टनर हमारे साथ है उनमें से किसी को हम दूर नहीं करेंगे। तो आने वाले 6 महीने में आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्योंकि आपको एक साथ 2 अलग अलग पार्टनर को संभालना है कि जो एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, जिनके वजह से एकनाथ शिंदे ने पिछली सरकार छोड़कर आपके साथ वो आने के लिए तैयार हुए, आज वो दोनों साथ में आए हुए हैं। आपको इन्वेस्टमेंट भी महाराष्ट्र में ले आनी है, आपके पास भले वो पोर्टफोलियो नहीं है एकनाथ शिंदे के साथ में, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से देखी जाएगी? क्योंकि एक तरफ हम हर चीज के लिए हम देख रहे हैं कि 2-2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर, हर कोई चाहता है कि हमारा रुतबा बना रहे, हमें इसका जो काम का नाम है वो हमें मिलता रहे। ऐसे सूरत में आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे? मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि
हमारा फोकस ये महाराष्ट्र का विकास है और मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर में बताना चाहता हूं टेस्टिमनी क्या है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री था, एफडीआई में महाराष्ट्र नंबर 1 था और इतना नंबर 1 था कि एक साल 49% और एक साल 42%। देश में जितनी इन्वेस्टमेंट आई उसमें 49% महाराष्ट्र में, एक साल 42% आई। उद्धव जी चीफ मिनिस्टर बने, उनका एक साल पूरा हुआ, इन्वेस्टमेंट में हम 3rd नंबर पे चले गए, गुजरात नंबर 1 चला गया। उसके अगले साल हम 4th नंबर पे चले गए, कर्नाटक नंबर 1 पे चला गया। वापिस हम लोग आए, हमारे आने के एक साल बाद वापिस सर्वे आया, महाराष्ट्र नंबर 1 बना। अभी दूसरा साल शुरू है, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए, वापिस महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा फोकस राजनीति नहीं है। देखिए, लोगों को राजनीति परोसी जाती है, लोग राजनीति देखते हैं, हमारा तो फोकस है विकास है, डेवलपमेंट है। हमने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट दिया है जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आज पिछले 13, 14, 15 महीनों में हम लोगों ने महाराष्ट्र में कोविड के बाद हमारे ध्यान में आया कि अपनी सिस्टम्स को अपग्रेड करना है। हम 14 न्यू मेडिकल कॉलेजेस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हम लोगों ने इरिगेशन के करीब करीब 8 लाख हेक्टेयर के का इरिगेशन हो सके, इतने प्रोजेक्ट्स को हमने मान्यता दी है, उसका काम हमने शुरू किया है। महाराष्ट्र में आज करीब करीब हम लोग 20,000 करोड़ के रोड्स तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, इसको हमने गति दी है। हम महाराष्ट्र को इंफ्रास्ट्रक्चरली एक बहुत एडवांस स्टेज में ले जाना चाहते हैं। आज वाढवण जैसा पोर्ट, कि जो पोर्ट देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है। आज देश का सबसे बड़ा पोर्ट जो है ये जेएनपीटी पोर्ट है। जेएनपीटी से भी 3 गुना बड़ा पोर्ट ये वाढवण में हम बना रहे हैं, जहां 20 मीटर डीप ड्राफ्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा वेसल हम लोग वहां पर ला पाएंगे। जो हमारे बंद पड़े हुए काम थे, कोस्टल रोड का काम था, ट्रांस हार्बर लिंक का काम था, न्यू मुंबई एयरपोर्ट का काम था, बुलेट ट्रेन का काम था, ये सारा इतनी तेजी से हमने शुरू कर दिया कि इस साल के अंत से हम उसकी डिलीवरी करना शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे, तो ये अकेले की सरकार में ज्यादा हो पाएगा कि यो? नहीं, ऐसा अकेले की सरकार में या दोकेले की सरकार में नहीं होता है। जिसको करना है वो कहीं पर भी करता है। अभी देखिए, हमारी सरकार का अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो मुख्यमंत्री हमारे नेता है, मुख्यमंत्री को सारे अधिकार है, लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने भी हमको अधिकार दिया है कि स्टेट के हित के लिए आपको जो मीटिंग लगती है आप करिए, जो निर्णय लगता है करिए। अल्टीमेटली लेजिटिमेट निर्णय के लिए फाइल तो उनके पास जाती है, तो पूरा 100% फ्रीडम हमारे पास है। तो मुख्यमंत्री और डीसीएम 2 उनमें कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री, डीसीएम 1, डीसीएम 2 और पूरा मंत्रिमंडल साथ में।